स्वागत है दोस्तों डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको सच्ची डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। आज की कहानी आपको उन बर्फीले पहाड़ों की ओर ले जाएगी जहां दोस्ती, प्यार और डर एक साथ टकराते हैं। कहानी के अंत तक आप समझेंगे कि कुछ जिदें कितनी भारी पड़ सकती हैं। हम 4 दोस्त थे। मैं आदित्य, जो हर कदम को 100 बार सोचता था, हर खतरे को पहले ही भांप लेता था, और इसी सावधानी की वजह से मेरे दोस्त मुझे डरपोक कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन मेरा यह डर मेरी ताकत था, खासकर उन पहाड़ों में जहां चुड़ैलों की कहानियां हवा में सांस लेती थी। कबीर, मेरा बेस्ट फ्रेंड, रोमांच का दीवाना, जिसके लिए जिंदगी एक तेज रफ्तार रेस थी, और अपने पिता की चमचमाती एसयूवी में उसे लगता था कि वह दुनिया को मात दे देगा। उसकी बेफिक्री उसे बेकार साहसी बनाती थी, जो कई बार हमें मुसीबत में डाल देती थी। सिया, हमारे ग्रुप की शांत और समझदार आत्मा, जो हमारी मां की तरह हर झगड़े को सुलझाती थी, लेकिन डर के आगे सबसे पहले टूट जाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक इमोशनल गहराई रहती थी जो हमें एकजुट रखती थी। और प्रिया, हमारे ग्रुप की धड़कन, चुलबुली और जिद्दी, जिसकी आंखों में हर पल एक नया सपना चमकता था। वह जिंदगी को पूरी तरह जीने में यकीन रखती थी, और उसकी यह जिद हमें ऐसी राहों पर ले जाती थी जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ जाता था। मैं प्रिया से प्यार करता था, एक ऐसा प्यार जो मेरे सीने में छिपा था, अनकहा अनसुना, क्योंकि डर था कि मेरे इजहार से हमारी दोस्ती का नाजुक धागा टूट जाएगा। और शायद यही डर उस रात हमें उस चुड़ैल की चपेट में आने से बचाने की आखिरी उम्मीद बना। यह बात 2016 की थी, जब हमारा MBA आखिरकार खत्म हुआ था। 2 साल की कड़ी मेहनत, रात दिन किताबों और लैपटॉप में घुसे रहना, प्रोफेसरों की डांट, असाइनमेंट्स का बोझ, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन हमारे शरीर और दिमाग इतने थक चुके थे कि लगता था जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर रखा हो। उस थकान में हम कबीर के घर पर बैठे थे, जहां बाहर दिसंबर की ठंडी हवा लखनऊ की धुंध में घुल रही थी। हम भविष्य की बातें कर रहे थे, नौकरी, सपने और थोड़ा बहुत हंसी झाक। लेकिन प्रिया की आंखों में वह शरारत भरी चमक थी जो हमेशा किसी बड़े तूफान का संकेत देती थी। वह खामोशी से खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर धुंध को देख रही थी, जैसे कोई अनजाना सपना बुन रही हो। अचानक वह उछल पड़ी। उसकी आवाज में उत्साह और जिद का मिश्रण था। बस इतना ही। 2 साल की मेहनत के बाद तुम लोग सोना और फिल्में देखना चाहते हो। कितने उबाऊ हो यार, जिंदगी को जीने का यह तरीका थोड़े ही है। हम सब उसे देखने लगे। कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू बता महारानी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई नया प्लान? प्रिया ने एक नाटकीय अंदाज में अपनी आंखें घुमाई और बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। एक लंबी रोड ट्रिप, ऐसी जगह जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हो, जहां हवा इतनी ठंडी हो कि सांसों से धुआं निकले, जहां कोई पर्यटक न जाता हो। चलो नैनीताल चलते हैं, और वहां से भी आगे अनच्छी जगहों पर। उसकी बात सुनकर मेरे और सिया के चेहरों पर एक अनजाना डर तैर गया। दिसंबर का महीना था। खबरों में रोज नैनीताल और उसके आसपास भारी बर्फबारी की चेतावनियां आ रही थी। रास्ते बंद हो रहे थे, और मेरे दिमाग में अपने गांव देहरादून की वे पुरानी कहानियां घूमने लगी। पहाड़ों में एक चुड़ैल भटकती है, जिसका नाम तक सुनकर लोग कांप जाते हैं। लोग कहते हैं कि वह रात के अंधेरे में राह भटके लोगों को अपनी मीठी आवाज में पुकारती है, उनका नाम लेती है, और जो उसकी पुकार सुन लेता है वह कभी वापस नहीं लौटता। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता, लेकिन उसकी आंखें वे काले गड्ढे जैसे हैं जो आपकी आत्मा को चूस लेते हैं। मैंने तुरंत मना किया। मेरी आवाज में डर और चिंता थी। प्रिया पागल हो गई हो? इस मौसम में नैनीताल, वहां चुड़ैलों की कहानियां हैं। मेरे गांव में लोग कहते हैं कि उन बर्फीले रास्तों पर एक पुरानी चुड़ैल भटकती है जो राह भटकाने वालों को अपना शिकार बनाती है। वह रात में पुकारती है, और उसकी आवाज सुनने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन प्रिया की जिद अटल थी। वह मेरे पास आई, बच्चों की तरह हाथ जोड़कर बोली, आदित्य, असली रोमांच तो यही है। खाली सड़कें, बर्फ से ढके पहाड़, सोचो कितना मजा आएगा। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां कोई नहीं जाता, और अगर चुड़ैल आई
तो हम चारों साथ हैं, डरने की क्या बात है। उसकी आंखों में वह इमोशनल अपील थी जो मेरे दिल को पिघला देती थी। सिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे दिल में था, जैसे वह कह रही हो, रोक लो आदित्य, ये ठीक नहीं है। लेकिन कबीर ने हंसते हुए आग में घी डाल दिया। अरे डरपोक, तू हमेशा डरता रहता है। मेरी कार 4 व्हील ड्राइव है, हर रास्ते को झेल लेगी। और चुड़ैल, हाँ हाँ, ये सब गांव की बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं, रियल लाइफ में कहां होती हैं ऐसी चीजें। मैंने फिर समझाने की कोशिश की, अपने गांव की एक सच्ची कहानी सुनाई। कबीर, यह मजाक नहीं है। मेरे गांव में एक आदमी रात में पहाड़ों में भटक गया था। सुबह उसकी लाश मिली, चेहरा इतना सफेद जैसे चुड़ैल ने उसका खून चूस लिया हो। लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल की पुकार सुनकर गया था, लेकिन प्रिया ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोली, आदित्य, यह सब अंधविश्वास है। हम जवान लोग हैं, 4 लोग, एक गाड़ी क्या होगा। और अगर चुड़ैल आई तो मैं उससे बात कर लूंगी। उसकी हंसी में वह बेफिक्री थी जो मुझे डराती थी, लेकिन साथ ही मेरे दिल को बांधती भी थी। कबीर ने उसका साथ दिया। हाँ यार, थोड़ा जिंदगी जी ले, तू हमेशा डरता रहता है, डरपोक। सिया ने भी मेरी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वह भी हार मान रही है। प्रिया ने आखिरी दांव खेला। उसकी आवाज में एक इमोशनल गहराई थी। आदित्य, यह हमारी MBA की आखिरी ट्रिप हो सकती है। नौकरी लगने के बाद शायद हम कभी ऐसे साथ ना मिल पाए। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिखर जाएंगे। प्लीज इस मौके को मत छोड़ो। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। लगा जैसे अगर मैंने मना किया तो प्रिया को हमेशा के लिए खो दूंगा। हमारी दोस्ती का वह खूबसूरत बंधन टूट जाएगा। मेरे अंदर का डर और प्यार आपस में जूझ रहे थे और आखिरकार प्यार जीत गया। सिया ने भी हार मान ली और हमने तय कर लिया कि नैनीताल जाएंगे। लेकिन घर वालों को मनाना आसान नहीं था। हमने मिलकर एक झूठी कहानी गढ़ी। किसी ने कहा कि नैनीताल में एक बड़ी कंपनी का कैंपस इंटरव्यू है। किसी ने कॉलेज प्रोजेक्ट का बहाना बनाया। यह झूठ हमारी उस यात्रा की नींव बन गया जिसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, यह हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह लखनऊ की सर्द धुंध को चीरते हुए कबीर की चमचमाती SUV नैनीताल की ओर दौड़ पड़ी। शुरुआत में सब कुछ मजेदार था। गाड़ी में तेज संगीत बज रहा था। हम बेसुरी आवाज में गाने गा रहे थे। कॉलेज की पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। प्रोफेसरों की नकल, हंसी झाक, भविष्य के सुनहरे सपने। प्रिया तो बच्चों की तरह खुश थी। बार बार खिड़की से बाहर झांकती, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती और चिल्लाती, देखो यह है जिंदगी। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंज रही थी और उसे यूं खुश देखकर मेरा डर भी कुछ पल के लिए दब सा गया। हरिद्वार पार करते ही मौसम बदलने लगा। सड़कें घुमावदार हो गईं। हवा में एक तीखी ठंडक घुलने लगी और चारों तरफ चीड़ और देवदार के पेड़ बर्फ की पतली चादर ओढ़े खड़े थे, जैसे कोई साए हमें देख रहे हो। हर मोड़ पर नजारा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे हम किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हैं। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई चुड़ैल की फुसफुसाहट मुझे चेतावनी दे रही हो। जैसे जैसे हम नैनीताल के करीब पहुंचे, नजारा और भी खूबसूरत हो गया। सड़क के दोनों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ चांदनी रात में चमक रहे थे। टोटल और हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा था जो सुंदर होने के साथ साथ डरावना भी था। प्रिया ने खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, आदित्य देखो, यह है असली जन्नत। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर मोड़ पर मेरी सांस अटक रही थी। गहरी खाइयां देखकर मेरा दिल दहल रहा था। मुझे लग रहा था कि हम प्रकृति के उस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं जहां इंसानों का आना मना है, जहां चुड़ैलों का राज है। शाम तक हम नैनीताल पहुंच गए और माल रोड के पास एक पुराने से होटल में रुके। होटल की बालकनी से नजारा किसी तस्वीर जैसा था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, नीचे टिमटिमाती बत्तियां और ऊपर चांदनी रात। उस रात हमने माल रोड पर खूब चहलकदमी की, गर्म कॉफी पी, मोमोज खाए और अगले दिन की योजना बनाई। मैंने फिर से सबको समझाने की कोशिश की, दोस्तों नैनीताल कितना खूबसूरत है, यहीं घूमते हैं, भीमताल जाएंगे, स्कीम करेंगे, उन खतरनाक
अनछुए रास्तों का प्लान छोड़ दो। लेकिन प्रिया की जिद अडिग थी। वह बोली, नहीं आदित्य, मैं यहां उन अनछ जगहों के लिए आई हूं। मैंने सुना है कि वहां का नजारा जन्नत जैसा है। अगर वहां नहीं गए तो नैनीताल आना बेकार है। होटल के मैनेजर, एक अधेड़ उम्र का शांत स्वभाव का आदमी, हमारी बातें सुन रहा था। उसने हमें चेतावनी दी, साहब आप लोग भीमताल तक तो जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे का रास्ता बंद है। वहां मौसम का कोई भरोसा नहीं, और लोग कहते हैं कि उन रास्तों पर एक चुड़ैल भटकती है जो रात में राहगीरों को पुकारती है। कृपया जोखिम ना लें। उसकी आवाज में एक गहरा डर था, जैसे वह खुद उस चुड़ैल से मिल चुका हो। लेकिन प्रिया और कबीर पर जैसे कोई जुनून सवार था। कबीर ने हंसकर कहा, अंकल यह सब पुरानी कहानियां हैं। हमारी गाड़ी हर रास्ते को झेल लेगी। उनकी जिद के आगे मैं और सिया फिर हार गए। यह तय हुआ कि अगली सुबह हम उन अनजाने रास्तों की ओर निकलेंगे जहां तक जा सकेंगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। होटल की खिड़की से मैं बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहा था, जो जितने सुंदर थे उतने ही रहस्यमयी और डरावने भी। बार बार लग रहा था कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में उस चुड़ैल की कहानी घूम रही थी। वह पिघला हुआ चेहरा, काले गड्ढों जैसी आंखें और वह फुसफुसाहट जो रात में नाम पुकारती थी। काश उस रात मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी होती। काश मैंने प्रिया को रोक लिया होता। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कुछ जिद की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। अगली सुबह आसमान थोड़ा साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। हमने गर्म कपड़े पहने, हल्का नाश्ता किया और कबीर की गाड़ी में बैठकर उस सफर पर निकल पड़े जो हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला था। जैसे ही हम नैनीताल की भीड़ भाड़ से बाहर निकले, दुनिया बदल गई। सड़कें संकरी हो गई, बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी और दोनों तरफ सिर्फ बर्फ से लदे पहाड़ और गहरी खाइयां थी। नजारा जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना। हम उस जिद के रास्ते पर बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि यह रास्ता जन्नत की ओर नहीं बल्कि एक बर्फीले जहन्नुम की ओर जा रहा था, जहां एक चुड़ैल हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही हमारी गाड़ी नैनीताल की सैरगाहों को पीछे छोड़कर उन संकरे बर्फीले रास्तों पर बढ़ी, हवा में एक अजीब सी सिहरन घुलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य चुड़ैल हमारे हर कदम पर नजर रख रही हो। सड़कें इतनी तंग थीं कि दोनों तरफ गहरी खाइयां मुंह बाएं खड़ी थीं और बर्फ की मोटी परत ने रास्ते को फिसलन भरा बना दिया था। कबीर अपनी एसयूवी को पूरी मस्ती में चला रहा था। गाड़ी में तेज संगीत बज रहा था और प्रिया बार बार खिड़की से बाहर झांक कर चिल्ला रही थी, देखो यह है असली जिंदगी, कितना सुंदर है यह नजारा। उसकी हंसी घाटी में गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे कोई चुड़ैल की फुसफुसाहट मुझे चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है। सिया भी चुप थी। उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठती, जैसे वह मुझसे कहना चाह रही हो कि यह ठीक नहीं है। लेकिन प्रिया और कबीर की बेफिक्री के सामने हमारी हर चिंता हवा में उड़ रही थी। सूरज अब पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आसमान पर काले बादल गिराए थे, जो बर्फबारी का संकेत दे रहे थे। हम भीमताल को पार कर चुके थे और अब उन रास्तों पर थे जहां सभ्यता के निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ना कोई दुकान, ना कोई घर, ना कोई इंसान, सिर्फ बर्फ से लदे पेड़ और एक गहरा डरावना सन्नाटा जो हवा की साए साए के साथ और भयानक लग रहा था, जैसे चुड़ैल की सांसें हमारे कानों में पड़ रही हों। कुछ दूर आगे एक छोटी सी पुलिस चौकी दिखी, जहां 2-3 हवलदार अलाव जलाकर बैठे थे। उन्होंने हमारी लखनऊ नंबर की गाड़ी देखी और हमें रुकने का इशारा किया। एक हवलदार, जिसके चेहरे पर पहाड़ों के कठोर अनुभव की लकीरें साफ दिख रही थीं, हमारे पास आया और सख्त आवाज में बोला, कन जा रहे हो तुम लोग? इससे आगे रास्ता पर्यटकों के लिए बंद है। मौसम खराब होने वाला है और वहां भूतगढ़ गांव का रास्ता है। वह जगह शापित है। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल भटकती है जो रात में आने वालों को अपनी पुकार से भटका देती है। वापस लौट जाओ, मसूरी या भीमताल में घूमो। उसकी आवाज में एक गहरा डर था, जैसे वह सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा था बल्कि किसी पुरानी याद से कांप रहा था।
कबीर ने हंसकर उसकी बात को मजाक में उड़ाया। अंकल, यह सब पुरानी कहानियां हैं। हम रोमांच के शौकीन हैं और मेरी गाड़ी हर रास्ते को झेल लेगी। बस थोड़ा आगे जाकर तस्वीरें खींचकर वापस आ जाएंगे। प्रिया ने भी अपनी मासूमियत का जादू चलाया। अंकल प्लीज, हम बहुत दूर से आए हैं, बस थोड़ा सा आगे हम सावधानी बरतेंगे। मैंने और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे मन में वही गांव की कहानी गूंज रही थी, भूतगढ़, जहां रात में जो जाता है उसकी सुबह नहीं होती। मैंने हवलदार से कहा, सर क्या यह सच है कि वहां चुड़ैल है? उसने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहा, बेटा इन पहाड़ों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना इंसानों के बस में नहीं। वह चुड़ैल कोई कहानी नहीं, हकीकत है। उसकी पुकार सुनकर लोग गायब हो जाते हैं और जो लौटते हैं उनके चेहरे पर जिंदगी की रौनक नहीं रहती। सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। प्रिया और कबीर ने हवलदार की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मेरे और सिया के दिल में एक ठंडी सहरन दौड़ गई। फिर भी उनकी जिद के आगे हम हार गए। हवलदार ने आखिरी बार चेतावनी दी, जिद अच्छी बात नहीं बच्चे। यह पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही बेरहम भी। भूतगढ़ में रात को मत रुकना, वहां की चुड़ैल कोई दूसरा मौका नहीं देती। हमने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए, लेकिन उसकी बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। चुड़ैल कोई दूसरा मौका नहीं देती। सड़क अब और संकरी हो गई थी। बर्फ इतनी मोटी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। कबीर की ड्राइविंग की कला की असली परीक्षा हो रही थी। हमारे मोबाइल के सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुके थे। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे हम बाहरी दुनिया से कट चुके हों। अब सिर्फ हम चारों थे, हमारी गाड़ी और वह बर्फीला वीराना जहां हर पल लगता था कि कोई चुड़ैल हमें देख रही है। दोपहर बीत चुकी थी और शाम तेजी से घिर रही थी। पहाड़ों में सूरज कितनी जल्दी ढल जाता है इसका हमें अंदाजा नहीं था। अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल आसमान को निगल गए और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते वह बर्फबारी एक छोटे मोटे तूफान में बदल गई। गाड़ी के वाइपर पूरी तेजी से चल रहे थे, लेकिन रास्ता धुंधला पड़ रहा था। कबीर ने गाड़ी एक चौड़ी जगह पर रोकी और बोला, यार अब तो वापस चलना ही बेहतर है, इससे आगे कुछ दिख नहीं रहा। प्रिया थोड़ी उदास हुई, लेकिन वह भी स्थिति की गंभीरता समझ रही थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और हमने वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही कबीर ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, एक अजीब बात हुई। गाड़ी के पहिए ताजी बर्फ में बुरी तरह फंस गए और वे अपनी जगह पर ही घूम रहे थे, बर्फ को और उधेड़ते हुए। कबीर ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। यह क्या बकवास है? हम नीचे उतरे, पहियों के नीचे पत्थर और टहनियां डालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हमारी ताकतवर एसयूवी उस बर्फीले जाल में किसी असहाय जानवर की तरह फंस चुकी थी। ठंड बढ़ रही थी, अंधेरा गहरा रहा था और हम एक ऐसी सुनसान जगह पर फंस गए थे जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे पास जो थोड़ा खाना पानी था वह खत्म होने को था। गाड़ी का हीटर चलाने से बैटरी खत्म होने का डर था। तभी सिया, जो डर से कांप रही थी, ने दूर इशारा करते हुए कहा, देखो वहां धुआं निकल रहा है। हमने उस तरफ देखा। पहाड़ों के ढलान पर सड़क से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी चिमनी से हल्का धुआं उठ रहा था। उस वीराने में वह झोपड़ी किसी उम्मीद की किरण जैसी लगी, लेकिन मेरे दिल में एक डर था, क्या वह चुड़ैल का जाल तो नहीं? फिर भी हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने तय किया कि गाड़ी यहीं छोड़कर उस झोपड़ी तक जाएंगे और मदद मांगेंगे। घुटनों तक बर्फ में ढंसते हुए, कांपते हुए हम उस झोपड़ी की ओर बढ़े। बर्फीली हवा चाबुक की तरह हमारे चेहरों पर मार रही थी। हर कदम एक जंग जैसा था। जब हम झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, हमारी सांसें फूल रही थीं और हम बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाजा पुराना काला पड़ चुका लकड़ी का था, जिस पर बर्फ जम रही थी, जैसे चुड़ैल की उंगलियां उसे सहला रही हों। कबीर ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर जोर से खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
उसके सफेद बिखरे बाल किसी चुड़ैल जैसे लग रहे थे और उसने एक फटा हुआ ऊनी शॉल ओढ़ रखा था। उसकी आंखें छोटी लेकिन इतनी तेज थी कि लगा जैसे वह हमारी आत्मा के पार देख सकती हो। उसने हमें ऊपर से नीचे तक घूरा और बिना कुछ पूछे सिर हिलाकर अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी अंदर से छोटी और गर्म थी। एक कोने में अलाव जल रहा था जिसकी लपटें दीवारों पर अजीब डरावनी परछाइयां बना रही थीं, जैसे चुड़ैल की आकृतियां नाच रही हों। उस औरत ने हमें बैठने के लिए फटे पुराने गद्दे दिए और बिना एक शब्द बोले चाय और मैगी बनाने लगी। हम इतने भूखे, थके और डरे हुए थे कि कुछ पूछना जरूरी नहीं लगा। हम चुपचाप उस अलाव की गर्मी में सुकून ढूंढने लगे। उसने हमें स्टील के गिलासों में चाय और प्लेटों में गर्म मैगी दी। उस गर्माहट ने हमारे ठंडे शरीर में जान डाल दी, लेकिन उस औरत का रूखापन और उसकी चुप्पी हमें परेशान कर रही थी। मैंने हिम्मत करके खामोशी तोड़ी। मां जी, हम रास्ता भटक गए हैं और हमारी गाड़ी बर्फ में फंस गई है। आपका बहुत शुक्रिया इस मदद के लिए। क्या हम आज रात यहां रुक सकते हैं? सुबह हम मदद के लिए नीचे चले जाएंगे। उसने मेरी तरफ देखे बिना आग में लकड़ियां डालते हुए एक सपाट ठंडी आवाज में कहा, यहां रुकने की जगह नहीं है। उसका रूखा जवाब सुनकर हम निराश हो गए। प्रिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अम्मा, बाहर तूफान है, हम कहां जाएंगे? हम आपको पैसे दे देंगे, बस आज रात की बात है। औरत ने प्रिया को अपनी तेज डरावनी नजरों से घूरा और फिर एक ऐसी आवाज में बोली जो किसी चुड़ैल की फुसफुसाहट जैसी थी, मैंने कब कहा कि तुम रुक नहीं सकते? मैंने कहा, यहां जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सिया मेरे पीछे छिप गई और कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। झोपड़ी का माहौल अचानक भयानक हो गया था, जैसे चुड़ैल खुद वहां मौजूद हो। बूढ़ी औरत ने हमारे डरे हुए चेहरों को देखा और फिर उसके झुर्रियों वाले हंट एक रहस्यमयी डरावनी मुस्कान में फैल गए। मजाक कर रही थी। शहर के बच्चे डर गए, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला रहस्य था। तुम लोग यहीं रुको, लेकिन मेरी एक बात, गांठ बांध लो, शाम ढलने के बाद इन पहाड़ों में मत भटकना। ये पहाड़ नाराज हो जाते हैं और जो इनकी इज्जत नहीं करता उसे चुड़ैल अपनी पुकार में फंसा लेती है। भूलकर भी भूतगढ़ गांव में मत जाना, वह जगह शापित है। वहां रात में जो रुकता है उसकी सुबह नहीं होती। कहते हैं वहां चुड़ैल की रूहें भटकती हैं जिन्हें इन पहाड़ों ने सजा दी थी। उसकी बातें सुनकर हमारी सांसें थम गई। भूतगढ़, यह नाम ही जैसे हमारे खून को जमा रहा था। उसने और कुछ नहीं बताया, बस हमें बाहर जाने का इशारा किया। हमने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और हमें घूरती रही जैसे हमारी आत्मा को पड़ रही हो। हम झोपड़ी से बाहर निकले। बर्फबारी अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हवा में वहीं सिहरन थी। हम चुपचाप गाड़ी की ओर लौटे। हैरानी की बात थी कि गाड़ी के पहिए, जिन्हें निकालने के लिए हमने इतनी मशक्कत की थी, अब थोड़ा सा धक्का देने पर आसानी से बर्फ से बाहर निकल आए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बर्फ की पकड़ ढीली कर दी हो या जैसे चुड़ैल ने हमें जाने की इजाजत दे दी हो। कबीर ने हंसकर कहा, क्या औरत थी यार, पूरी फिल्मी भूतगढ़ शापित गांव हाँ हाँ लगता है। ज्यादा अकेले रहने से दिमाग खराब हो गया। प्रिया ने भी उसका साथ दिया। हाँ, मजा आ गया। इस ट्रिप में हॉरर का तड़का भी लग गया। अब यह कहानी हम सबको सुनाएंगे, लेकिन मुझे और सिया को हंसी नहीं आ रही थी। उस बूढ़ी औरत की आंखें, उसकी चेतावनी और वह डरावनी मुस्कान मेरे दिमाग में घूम रही थी। जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। मेरे दिल में एक इमोशनल तूफान उठ रहा था। क्या हम वाकई सही कर रहे हैं? क्या यह हमारी दोस्ती की आखिरी यात्रा बनने वाली है? गाड़ी में बैठकर हमने वापसी शुरू की, लेकिन वह सन्नाटा, वह ठंड और वह अनजाना डर हमारे साथ साथ चल रहा था, जैसे चुड़ैल की परछाई हमारा पीछा कर रही हो। जैसे ही हम उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर लौटे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और गहरा गई थी, जैसे चुड़ैल की सांसें हमारे पीछे पीछे चल रही हों। बर्फबारी अब थम चुकी थी, लेकिन आसमान पर काले बादल अभी भी मंडरा रहे थे और सूरज पूरी तरह पहाड़ों के पीछे छिप चुका था,
जिससे चारों तरफ एक भयानक अंधेरा छाने लगा था। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और हैरानी की बात, वह आसानी से चल पड़ी, जैसे किसी ने बर्फ की जकड़न को जादुई तरीके से हटा दिया हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, लगता है उस बूढ़ी की डरावनी कहानियों ने बर्फ को भी डरा दिया। लेकिन सिया और मेरे चेहरों पर कोई हंसी नहीं थी। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल कर भी भूतगढ़ मत जाना। वहां की रूहें जिंदा लोगों को अपना बनाती हैं, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मेरे दिल में एक इमोशनल उथल पुथल थी। मैं प्रिया को खुश देखना चाहता था, लेकिन यह डर कि हम किसी भयानक मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सिया मेरे बगल में बैठी थी। उसकी उंगलियां मेरे कोट को कसकर पकड़े हुए थीं और उसकी सांसें इतनी तेज थी कि मैं उन्हें सुन सकता था। उसने धीरे से फुसफुसाया, आदित्य, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे दिल में था। लेकिन कबीर और प्रिया की बेफिक्री ने हमें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी धीरे धीरे उन संकरे बर्फीले रास्तों पर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। सड़क के किनारे गहरी खाइयां थीं और बर्फ की परत इतनी फिसलन भरी थी कि गाड़ी बार बार स्किड कर रही थी। कबीर की मस्ती अब कम हो रही थी। उसका चेहरा तनाव से भरा था और वह बार बार स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रहा था। प्रिया ने गाने बंद कर दिए थे और खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे उसे भी अब इस सैर में कुछ गलत लग रहा हो। तभी सड़क के किनारे एक पुराना जंग खाया साइन बोर्ड दिखा, जिस पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने गाड़ी रुकवाकर उस पर से बर्फ हटाई। साइन बोर्ड पर लिखा था, भूतगढ़ 5 किलोमीटर। वह नाम पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी मेरे कानों में गूंजने लगी। वह जगह शापित है। वहां रात में जो रुकता है उसकी सुबह नहीं होती। मैंने चिल्लाकर कहा, कबीर, गाड़ी मोड़ो, हम वापस चलते हैं। यह भूतगढ़ का रास्ता है। लेकिन कबीर ने हंसकर मेरी बात टाल दी। अरे डरपोक, बस 5 किलोमीटर है, चलो वहां तक होकर आते हैं, कुछ तस्वीरें खींचेंगे और वापस लौट आएंगे। क्या होगा? प्रिया ने भी उसका साथ दिया। हाँ आदित्य, थोड़ा साहस दिखाओ। अब जब इतना दूर आ गए हैं तो बस एक बार उस गांव को देख लेते हैं, शायद वहां कुछ खास हो। सिया ने मेरी बांह पकड़कर धीरे से कहा, प्लीज आदित्य, इन्हें रोक लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरा दिल दहल गया। लेकिन कबीर और प्रिया की जिद के आगे हमारी एक न चली। हमने गाड़ी भूतगढ़ की ओर मोड़ दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी का मिश्रण। लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था, जैसे चुड़ैल की सांसों की गंध। रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं और उनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई लंबी पतली उंगलियां हमें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मोबाइल सिग्नल तो पहले ही जा चुके थे और अब रेडियो भी सिर्फ खरखराहट की आवाज दे रहा था, जैसे कोई चुड़ैल उसमें फुसफुसा रही हो। मैंने कबीर से फिर कहा, यार ये ठीक नहीं है, वापस चलो। लेकिन वह जिद पर अड्डा था। बस थोड़ा और आदित्य, तू डरपोक की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? प्रिया ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में भी अब एक हल्की सी घबराहट दिख रही थी। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन बंद हो गया और सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की साएं साएं और हमारे दिलों की धड़कनों की आवाज थी। कबीर ने बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह क्या बकवास है? उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। सिया अब डर से कांप रही थी और बार बार मुझसे चिपक रही थी। आदित्य, यह चुड़ैल है, वह हमें रोक रही है। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। हम गाड़ी से उतरे। बाहर का सन्नाटा इतना भयानक था कि हमारी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। ठंड इतनी थी कि हमारी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। कबीर ने गाड़ी का बोनट खोला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ ठीक दिख रहा है, फिर भी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? वह बड़बड़ा रहा था। तभी प्रिया ने दूर इशारा किया।
देखो वहां कुछ रोशनी है। हमने उस तरफ देखा। बर्फीले रास्ते के अंत खत्म। प्रिया की उंगली ने जिस रोशनी की ओर इशारा किया वह बर्फीले रास्ते के अंत में एक हल्की टिमटिमाती चमक थी, जैसे कोई दूर का अलाव जल रहा हो। लेकिन उस रोशनी में कुछ ठंडा और अनैसर्गिक सा था, जैसे वह जिंदा आग की रोशनी न होकर किसी चुड़ैल की आंखों की चमक हो। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी, और उस सन्नाटे में हवा की साएं साएं अब किसी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जैसे कोई हमारे नाम पुकार रहा हो, धीरे धीरे, मीठी लेकिन भयानक आवाज में। सिया मेरे कोट को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी उंगलियां डर से कांप रही थीं और वह बार बार बड़बड़ा रही थी, आदित्य, यह ठीक नहीं है, यह चुड़ैल है, वह हमें देख रही है। मैं उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी अपनी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो उसे शांत कर सके। कबीर गाड़ी के बोनट के पास खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह बेफिक्री नहीं थी जो कुछ घंटे पहले थी। प्रिया, जो अभी तक हर मुसीबत में हंसती रही थी, अब चुप थी। उस युवे के चेहरे पर एक अजीब सी तनाव था। यह गाड़ी बेकार हो गई है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी नजर उस टिमटिमाती रोशनी की ओर थी, जैसे वह उसमें कुछ भयानक देख रही हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, गाड़ी में बैठकर इंतजार करना चाहिए, सुबह तक मौसम शायद ठीक हो जाए। लेकिन प्रिया ने जिद पकड़ ली, नहीं आदित्य, वहां रोशनी है, वहां कोई होगा, चलो मदद मांगते हैं। उसकी आवाज में अब वह उत्साह नहीं था, बल्कि एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे वह अपनी जिद को ढकने की कोशिश कर रही हो। कबीर ने बोनट बंद किया और बोला, ठीक है, चलो गाड़ी यहीं छोड़ते हैं। सिया ने विरोध किया, नहीं प्लीज, हम यहीं रुक सकते हैं, बाहर इतनी ठंड है, हम मर जाएंगे। लेकिन कबीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और प्रिया का हाथ पकड़कर उस रोशनी की ओर चल पड़ा। मेरे और सिया के पास कोई चारा नहीं था। हम उनके पीछे चल दिए। बर्फ में घुटनों तक ढंसते हुए, कांपते हुए हम उस रोशनी की ओर बढ़े। ठंड इतनी थी कि मेरे दांत कटखटाने लगे और सिया की हालत ऐसी थी कि वह मेरे कंधे पर झुक रही थी। हर कदम के साथ मेरे दिल में डर बढ़ रहा था। वह बूढ़ी औरत, हवलदार और गांव की कहानियां मेरे दिमाग में चक्कर काट रही थी। भूतगढ़, वह नाम मेरे खून को जमा रहा था। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे। वह एक छोटा सा वीरान गांव था, भूतगढ़। कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां, बर्फ से ढके हुए घर और एक पुराना काला पड़ चुका पेड़ जिसके नीचे एक चबूतरा था। वहां कोई अलाव नहीं था, लेकिन चबूतरे पर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी बर्फ पर अजीब डरावने निशान बना रही थी, जैसे किसी ने लंबी उंगलियों से बर्फ खुरच दी हो। गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ वह भयानक सन्नाटा जो किसी चुड़ैल की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, यह जगह यह मरी हुई लगती है। उसकी आवाज में डर था और पहली बार मुझे लगा कि वह अपनी जिद पर पछता रही है। सिया रोने लगी, आदित्य, मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए था, यह चुड़ैल की जगह है। मैंने उसे गले लगाया, शांत हो जा सिया, हम अभी वापस चलते हैं। लेकिन कबीर ने चबूतरे की ओर इशारा किया, वहां देखो, लालटेन जल रही है, कोई तो होगा। हम चबूतरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, लालटेन की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी पल हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, हल्की लेकिन इतनी साफ कि हम सब ठिठक गए। वीना मेरे नाम की पुकार थी, मीठी लेकिन भयानक, जैसे कोई चुड़ैल मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिया मेरे सीने में सट गई और प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर ने हकलाते हुए कहा, यह क्या था? मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। तभी फिर से आवाज आई। इस बार प्रिया का नाम या यह आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर सांस ले रहा हो। हम चीख पड़े और भागने लगे, लेकिन बर्फ में हमारे पैर फिसल रहे थे। हम किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे और अंदर घुस गए। दरवाजे बंद किए, लेकिन डर इतना था कि हमारी सांसें रुक रही थीं। सिया रोते हुए बोली, यह चुड़ैल है आदित्य, वह हमें मार डालेगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे।
कबीर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से मर गया। तभी एक भयानक चीज हुई। गाड़ी के वाइपर अपने आप चलने लगे, तेजी से, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। गाड़ी बंद थी, बैटरी डेड थी, फिर भी वाइपर चल रहे थे। प्रिया चीखी, यह वह है चुड़ैल? हम सब सदमे में थे। तभी खिड़की पर एक तेज थपथपाहट हुई, जैसे किसी की लंबी नुकीली उंगलियां शीशे को खुरच रही हों। मैंने बाहर देखा। बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने शीशे पर पंजे मारे हों, लेकिन वे इंसानी नहीं थे। सिया चीख कर बेहोश हो गई और प्रिया मेरे गले लगकर रोने लगी। आदित्य, मैंने तुम्हें प्यार किया है, लेकिन कभी कहा नहीं अब हम मर जाएंगे। उसका इमोशनल कबूलनामा मेरे दिल को चीर गया, लेकिन उस पल डर इतना था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे के शीशे पर एक छाया दिखी, एक काला पिघला हुआ चेहरा, आंखें काले गड्ढों जैसी और मुंह इतना खुला जैसे वह हमें निगल लेना चाहता हो। यह चुड़ैल थी। हम चीखे, गाड़ी हिलने लगी जैसे कोई उसे पलटने की कोशिश कर रहा हो। शीशे पर खुरचने की आवाज तेज हो गई, जैसे चुड़ैल की नाखूनें हमें बाहर खींचना चाहती हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हमारी दोस्ती, हमारा प्यार इस चुड़ैल के सामने टिक पाएगा? गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए और हम अंदर कैद थे, जैसे चुड़ैल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया हो। उस पल लगा जैसे हमारी जिंदगी का आखिरी पल आ गया है। गाड़ी के अंदर का माहौल इतना भयानक था कि हमारी सांसें थम सी गई थी। बाहर चुड़ैल की खुरचने वाली आवाजें, शीशों पर पंजों के निशान और वह काला पिघला हुआ चेहरा जो पीछे के शीशे पर दिखा था, हमारे दिलों को दहला रहा था। गाड़ी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पलटने की कोशिश कर रही हो। सिया बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे उसकी रूह पहले ही चुड़ैल ले गई हो। प्रिया मेरे सीने में सट कर रो रही थी। उसकी सिसकियां और आदित्य, हम मर जाएंगे की पुकार मेरे दिल को चाकू की तरह चीर रही थी। उसका इमोशनल कबूलनामा कि वह मुझसे प्यार करती थी अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन उस पर डर इतना हावी था कि मैं उसे जवाब भी नहीं दे पाया। कबीर, जो हमेशा बेफिक्र रहता था, अब स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिख रहा था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या बकवास है? गाड़ी के दरवाजे जाम थे, वाइपर अपने आप तेजी से चल रहे थे और बाहर की ठंडी हवा अब किसी चुड़ैल की हंसी में बदल चुकी थी। एक ऐसी हंसी जो हड्डियों तक सहरन पैदा कर रही थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह हमारी आखिरी रात है? क्या चुड़ैल हमें अपनी दुनिया में ले जाएगी? तभी एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी की हिलने की आवाज रुक गई। सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि हम अपने दिलों की धड़कनों को सुन सकते थे। वाइपर बंद हो गए और शीशों पर खुरचने की आवाज थम गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, डर और हैरानी से भरे चेहरों के साथ। क्या क्या वह चली गई? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उसकी नजर अभी भी पीछे के शीशे पर थी, जहां अब भी कुछ देर पहले वह भयानक चेहरा दिखाता था। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा। बर्फ पर वही पंजों के निशान थे, लेकिन अब कोई छाया नहीं दिख रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, शायद यह सिर्फ हवा थी या कोई जानवर, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। हम सब जानते थे कि यह कोई जानवर नहीं था, यह चुड़ैल थी और वह हमें छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने सिया को होश में लाने की कोशिश की, उसे हल्का सा हिलाया और पानी के छींटे मारे। वह धीरे धीरे होश में आई, लेकिन उसकी आंखें इतनी डरी हुई थी कि वह बस रोते हुए मुझसे लिपट गई। आदित्य, वह हमें मार डालेगी। मैंने उसकी आंखें देखी, वे काले गड्ढे थे। वह चुड़ैल थी। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा अपना दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे वह सीने से बाहर निकल आएगा। अचानक गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए, एक जोरदार चरमराहट के साथ, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती खींच लिया हो। हम चीख पड़े। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर पंजों के निशान अब और गहरे हो गए थे और वे गाड़ी के चारों तरफ एक घेरा बना रहे थे, जैसे चुड़ैल ने हमें कैद कर लिया हो। प्रिया ने कांपते हुए कहा, यह उसकी चाल है, वह हमें बाहर निकालना चाहती है।
कबीर ने गुस्से में दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा अपने आप फिर से खुल जाता था। ठंडी हवा अब गाड़ी के अंदर घुस रही थी और उसमें वही सड़ी हुई गंध थी जो हमने पहले महसूस की थी, चुड़ैल की गंध। तभी दूर बर्फ में एक काला साया दिखा। वह धीरे धीरे तैरता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा था, जैसे हवा में उड़ रहा हो। उसका आकार धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वे दो चमकते हुए काले गड्ढे साफ दिख रहे थे, जैसे वे हमारी आत्मा को चूस लेना चाहते हो। प्रिया चीखी, ये वही है चुड़ैल। हम सब गाड़ी के बीच में सड़क कर बैठ गए, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए। सिया ने रोते हुए प्रार्थना शुरू कर दी, हे भगवान, हमें बचा लो, हमें बचा लो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरे आंसू निकल आए। प्रिया मेरे कंधे पर सिर रखकर सिसक रही थी। आदित्य, यह मेरी गलती है, मेरी जिद ने हमें यहां लाकर फंसा दिया, मुझे माफ कर दो। उसका इमोशनल दर्द मेरे सीने में चुभ रहा था, लेकिन उस पल मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हम किसी तरह बच जाएं। साया और करीब आया। अब वह गाड़ी से बस कुछ फीट दूर था। उसकी आकृति अब साफ दिख रही थी, लंबे बिखरे हुए बाल, एक पिघला हुआ चेहरा और वे काले गड्ढे जैसी आंखें जो हमारी आत्मा को भेद रही थी। उसका मुंह खुला था और उसमें से एक फुसफुसाहट निकल रही थी। हमारे नाम एक के बाद एक, वीरेंद्रारी या जयसिया, हर नाम के साथ हमारी सांसें और तेज हो रही थी। लगा जैसे वह हमारी खुशी, हमारी दोस्ती, हमारे प्यार, सब कुछ सोख रही हो। मेरे दिमाग में हमारी सारी यादें चक्कर काट रही थी। कॉलेज के हंसी झाक के दिन, प्रिया की वह चुलबुली मुस्कान, कबीर की बेफिक्री, सिया की ममता, क्या यह सब चुड़ैल के साए में दफन हो जाएगा? मैंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, प्रिया, हम हार नहीं मानेंगे। हमारी दोस्ती इससे मजबूत है, लेकिन मेरी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो उसे हौसला दे सके। तभी साया और करीब आया और गाड़ी के शीशे पर फिर से खुरचने की आवाज शुरू हो गई। इस बार इतनी तेज कि लगा जैसे शीशा अब टूट जाएगा। हम चीख रहे थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए, जैसे यह हमारा आखिरी पल हो। मेरे दिमाग में एक इमोशनल तूफान चल रहा था। क्या यह हमारी जिद का अंजाम है? क्या चुड़ैल हमें अपने साथ ले जाएगी? अचानक सब कुछ रुक गया। साया गायब हो गया, खुरचने की आवाज थम गई और गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन यह सन्नाटा राहत देने वाला नहीं था। यह उस तूफान की शांति थी जो आने वाले भयानक हमले का संकेत देता है। हम एक दूसरे को देख रहे थे, डरे हुए, कांपते हुए। प्रिया ने मेरी बांह पकड़कर कहा, यह खत्म नहीं हुआ आदित्य, वह अभी भी यहीं है। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे वह चुड़ैल से लड़ने को तैयार हो। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत कुछ पल की थी। जैसे ही कबीर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, पीछे के शीशे में फिर से वह साया दिखा। वही पिघला हुआ चेहरा, वही काले गड्ढे जैसी आंखें और वह भयानक मुस्कान। वह हमारा पीछा कर रही थी। सिया चीखी, वह पीछे है, वह हमें छोड़ेगी नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, कबीर तेज चलाओ, लेकिन सड़क इतनी फिसलन भरी थी कि गाड़ी बार बार स्किड कर रही थी। हर मोड़ पर लग रहा था कि हम खाई में गिर जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा डर वह साया था जो हमारे पीछे था। प्रिया ने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ा और बोली, आदित्य, अगर हम बच गए तो मैं तुमसे फिर कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसका यह इमोशनल वादा मेरे दिल को छू गया, लेकिन डर इतना था कि मैं सिर्फ उसका हाथ पकड़े रह सका। चुड़ैल का साया अब और करीब आ रहा था और उसकी फुसफुसाहट अब एक हंसी में बदल चुकी थी। एक ऐसी हंसी जो हमारी आत्मा को चीर रही थी। गाड़ी की रफ्तार जितनी तेज हो सकती थी, कबीर उसे उतनी ही तेज भगा रहा था, लेकिन बर्फीली सड़क और फिसलन ने हमें जकड़ रखा था, जैसे चुड़ैल की अदृश्य उंगलियां गाड़ी को पीछे खींच रही हों। पीछे के शीशे में वह काला साया अभी भी दिख रहा था, उसका पिघला हुआ चेहरा, काले गड्ढों जैसी आंखें और वह भयानक मुस्कान जो हमारी आत्मा को चूस रही थी। उसकी फुसफुसाहट अब एक ठहरी हुई हंसी में बदल चुकी थी जो हवा में गूंज रही थी, जैसे वह हमें ताने मार रही हो। तुम कहीं नहीं जा सकते। सिया की सिसकियां अब चीखों में बदल चुकी थी। वह बार बार बड़बड़ा रही थी, वह हमें नहीं छोड़ेगी, वह हमें मार डालेगी। प्रिया
प्रिया मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह चुड़ैल से हार मानने को तैयार नहीं थी। मेरे दिल में एक इमोशनल तूफान चल रहा था। प्रिया का कबूलनामा, हमारी दोस्ती और वह प्यार जो मैंने इतने साल छिपाए रखा, सब उस चुड़ैल के साए के सामने दब रहा था। कबीर चिल्ला रहा था, यह साला रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? लेकिन हर मोड़ के बाद सड़क और संकरी और खाइयां और गहरी होती जा रही थी। तभी प्रिया ने मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, आदित्य, अगर हम बच गए तो मैं तुमसे हर दिन कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसकी बात में इतना दर्द और प्यार था कि मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और बोला, पर प्रिया, हम बचेंगे। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, यह सब उस चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मेरी आवाज में वह विश्वास नहीं था जो उसे हौसला दे सके। तभी सिया ने कांपती आवाज में कहा, कुछ करो आदित्य, वह और करीब आ रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह साया अब गाड़ी के ठीक पीछे था, हवा में तैरता हुआ, जैसे वह बर्फ को छुए बिना हमारा पीछा कर रहा हो। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले, और उसका मुंह इतना खुला था कि लगा जैसे वह हमें निगल लेना चाहता हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आज कुछ तो कर। कबीर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और बोला, मैं क्या करूं यार, यह गाड़ी इससे तेज नहीं जा सकती। उसी पल सिया ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने उसे कसकर पकड़ा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमें बचा लो, हमें इस चुड़ैल से बचा लो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हम सबके दिल दहल गए। प्रिया ने भी उसका साथ दिया और प्रार्थना में शामिल हो गई। मैंने सोचा शायद यह हमारा आखिरी हथियार है। मैंने भी आंखें बंद की और मन ही मन अपने गांव के मंदिर में जलने वाली उस ज्योति को याद किया जो मेरी दादी कहती थी कि हर बुरी शक्ति को दूर रखती है। तभी कबीर ने चिल्लाकर कहा, रेडियो रेडियो चालू करो, शायद भजन से कुछ फर्क पड़े। प्रिया ने कांपते हाथों से रेडियो ऑन किया और हैरानी की बात, वह खरखराहट के बीच एक पुराना भजन बजने लगा, AUM जय जगदीश हरे। उस भजन की आवाज ने उस भयानक सन्नाटे को तोड़ा और कुछ पल के लिए लगा जैसे चुड़ैल का साया पीछे हट रहा हो। लेकिन यह राहत बस एक भ्रम थी। गाड़ी अचानक फिर से रुक गई, इंजन बंद हो गया और रेडियो की आवाज एक खरखराहट में बदल गई, जिसमें से वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वी रेन री, यह चुड़ैल की आवाज थी, अब और साफ और करीब। हम चीख पड़े। गाड़ी के शीशों पर फिर से खुरचने की आवाज शुरू हो गई। इस बार इतनी तेज कि लगा जैसे शीशे अब टूट जाएंगे। बाहर बर्फ पर वही पंजों के निशान थे जो अब गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुए थे। साया अब ठीक हमारे ऊपर था। हवा में तैरता हुआ उसका पिघला हुआ चेहरा शीशे के इतना करीब था कि मैं उसकी सड़ी हुई सांसों की गंध महसूस कर सकता था। प्रिया ने मेरे गले लगकर चीखा, आदित्य, वह हमें ले जाएगी। मैंने उसे कसकर पकड़ा और बोला, नहीं प्रिया, वह हमें नहीं छू सकती, हम साथ हैं। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। उस पल हमें सिर्फ एक दूसरे का सहारा था, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और वह छोटा सा ताबीज जो सिया ने अब भी कसकर पकड़ रखा था। तभी एक चमत्कार हुआ। गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया। कबीर ने हैरानी से चिल्लाया, यह कैसे? लेकिन कोई जवाब देने की हालत में नहीं था। उसने गाड़ी को तेजी से आगे भगाया और हम उस बर्फीले रास्ते पर भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो साया अभी भी था, लेकिन अब वह धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, जैसे भजन की आवाज और हमारी एकजुटता ने उसे कमजोर कर दिया हो। प्रिया ने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ा और बोली, हम बच जाएंगे आदित्य, हमारी दोस्ती हमें बचाएगी। उसकी आवाज में अब एक हल्की सी उम्मीद थी और मैंने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। सिया अब भी प्रार्थना कर रही थी और कबीर गाड़ी को जितना हो सके उतना तेज भगा रहा था। घंटों तक हम भागते रहे। हर मोड़ पर डर था कि चुड़ैल फिर से सामने आएगी, लेकिन धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगा। बर्फ पतली पड़ गई और दूर कहीं नैनीताल की टिमटिमाती रोशनी दिखने लगी। सुबह होने को थी जब हम नैनीताल पहुंचे। गाड़ी रुकी और हम सब बाहर निकले। हम एक दूसरे को गले लग रोते हुए, राहत और पछतावे के आंसुओं के साथ
प्रिया मेरे सीने में सड़कर रो रही थी। आदित्य, मैंने तुम्हें कितने खतरे में डाल दिया। मैंने उसे चुप कराया और बोला, हम सब साथ हैं, यही मायने रखता है। कबीर, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार कहा, यार, यह मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, लेकिन हमारी दोस्ती ने हमें बचाया। सिया ने ताबीज को चूम कर कहा, यह मेरी मां का आशीर्वाद था। उस पल हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन मेरे दिल में एक डर अभी भी बाकी था। क्या चुड़ैल वाकई हमें छोड़ देगी? हम होटल पहुंचे, गर्म कॉफी पी और एक दूसरे को गले लगाकर उस इमोशनल दर्द को शांत करने की कोशिश की। लेकिन रात की वह फुसफुसाहट, वह साया और वह पिघला हुआ चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। क्या यह खत्म हो गया था? यह चुड़ैल अभी भी हमारा पीछा कर रही थी? दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।